गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे एक अहम विषय के ऊपर जो 1859 और 1860 इस दौरान हमारे ईस्टर्न इंडिया में एक रिवॉल्ट हुआ था जिसका नाम था इंडिगो रिवॉल्ट, नील विद्रोह। तो इस इंडिगो रिवॉल्ट क्यों हुआ था इसके बारे में आज बात करना है। जो लोग 10th में पढ़ रहे हो उन तुम लोगों का ये क्वेश्चन आता है, और जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो तुम लोगों का भी ये बहुत ही सिलेबस का एक अहम हिस्सा है। तो तुम सब लोगों को ये वीडियो काम में आने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोग जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तुम लोगों को आसान हो जाएगा समझना कि इंडिगो रिवॉल्ट क्यों हुआ था। तो हम लोगों को पता चल गया कि पहले के 1859 60 इस दौरान हमारे ईस्टर्न इंडिया में ये विद्रोह हुआ था। नीलकर जो साहेब थे उनके खिलाफ किसानों ने ये विद्रोह किए थे। अब पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं कि इंडिगो क्या है, नील क्या है। ये कपड़ा को रंग का कलर करने वाला खेती में पैदा होता था। तो ये किसान लोग भारतीय हिस्ट्री में किसान लोग पहले ये नहीं करते थे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हमारे देश में ये शुरू शुरू किया गया था। बहुत सारे कारण था। ये भारतवर्ष में इस नीलकर साहब लोगों के खिलाफ क्यों भारत के जो किसान थे उस वक्त ईस्टर्न इंडिया में ये इन्होंने क्यों विद्रोह घोषणा किए थे। पहले दो चीजों को समझ लेते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी में के जब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हमारे देश में स्पेशली बंगाल बिहार उड़ीसा में जब लागू हुआ था तब हम लोग क्या जानते थे कि परमानेंट जमीन दिया गया था किसानों को या लैंडलॉर्ड्स को। जो ये परमानेंट सेटलमेंट के साइड बाय साइड परमानेंट सेटलमेंट के बाद की जो बात है, यहाँ पर ये देखा गया कि ये नील की खेती बाड़ी शुरू करने के लिए बाहर से मतलब इंग्लैंड से बहुत सारे पैसे वाले जमींदार आए थे हमारे देश में, स्पेशली ईस्टर्न जोन में, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ये नील की खेती के लिए बहुत अच्छा था। तो वो लोग जानते थे, इसीलिए हमारे बहुत सारे गाँव में एरिया में आज भी शायद तुम लोग गांव गांव में सुन पाओगे नीलकुठी का घर ऐसे ऐसे तुम लोग सुन पाओगे। तो वो लोग गांव गांव के अपना एरिया में घर बना लिए थे और वहीं पर खेती बाड़ी करते थे। करते थे मतलब वो अपने नहीं अपने मतलब वो अपना नहीं करते थे, अपने आप नहीं करते थे, किसानों को देकर वो करवाते थे और पूरा प्रोडक्शन वो इंग्लैंड लेके चले जाते थे। क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब तक वो मतलब जो कलर कपड़ा को कलर करने का जो कलर है वो जब तक वो नेचुरल तरीके से मिल रहा था तो भारत से ये वो नील वहां पर जाता था कपड़ा को कलर करने के लिए। अब आते हैं कि ये नीलकर साहब क्यों यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया यहाँ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था नील की खेती बाड़ी करने के लिए, और बहुत कम पैसे में खेती बाड़ी करने के लिए जो भी किसान है बहुत कम पैसे में ये प्रोडक्शन हो जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा वजह था। और सबसे बड़ी बात था उस जमाने में पूरा जो सिस्टम वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही था। तो एक एक करके समझ लेते हैं क्यों हुआ था ये इंडिगो रिवॉल्ट। पहला कारण हम लोग मानते स्टूडेंट्स लोग मानते हैं कि जो नीलकर साहिब थे मतलब जो इंडिगो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी अत्याचार बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो चुका था। ये एक्चुअली कैरेक्टर वाइज अगर हम लोग देखेंगे जो नीलकर साहब थे वो बहुत ही लोभी थे, मतलब अत्याचार करने वाला संप्रदाय थे, बाहर से आए हुए थे। तो इन लोगों के मन में सिर्फ पैसे के अलावा और कुछ लोगों के दुख दर्द को समझने वाला भी मन इन लोगों में नहीं था। अत्याचार का कारण हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा ईस्टर्न इंडिया के जो सिस्टम दो तरह के जमीन में नील चाष हो रहा था। एक जो नीलकर साहब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वो लोग जमीन लिए थे, गवर्नमेंट्स के बाद में गवर्नमेंट से भी जमीन लिए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ये जो जमीन लेके वो लोग खेती बाड़ी करते थे, इस लैंड का नाम था अपना एरिया लैंड, मतलब नीलकर साहब लोगों का ही अपना लैंड, जिस लैंड में वो लोग पहले से ही उन लोग लिए थे गवर्नमेंट से। और
दूसरी तरह का लैंड ये था रायती लैंड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। वो हिस्टोरियंस लोग कहते हैं कि इस रायती लैंड का जो मालिक थे वो किसान थे। एक तो नील का जो खेती वो अपने जो लैंडलॉर्ड्स की जो जमीन है वहां पर तो करते ही थे। उस वक्त गड़बड़ नहीं हुआ था। गड़बड़ तब शुरू हुआ जब ये रायती जो लैंड है वहां पर खेती बाड़ी करने के लिए ये लोग प्रेशर बनाना शुरू किए। मतलब नील जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये लैंडलॉर्ड्स वाले जब किसानों के ऊपर, ये रायती लैंड के ऊपर उन्होंने प्रेशर डालना शुरू किए कि यहाँ पर भी नील की खेती बाड़ी करना पड़ेगा। अब खेती बाड़ी करवाने के लिए यहाँ पर एक पॉलिसी का इस्तेमाल हो रहा था, वो है दादन। तो दादन क्या है, तुम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तुम लोग लिख सकते हो। एडवांस रुपीस, जो खेती बाड़ी करने के लिए किसान को खेती बाड़ी करने से पहले जो पैसा दिया जाता था एडवांस नीलकर साहब के द्वारा, उसको कहते थे दादन। और 1801 5 में जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक रिपोर्ट आया था, वहां पर ये बोला गया कि जो इंडिगो रिफॉल्ट का जो मेन कॉज है वो है दादन। तो दादन अब एडवांस पैसा है, तो नीलकर साहब लोग क्या करते थे, प्लान करके या प्रेशर डाल के, दो तरीके से ये लोग नील का खेती बाड़ी करना शुरू कर दिए थे इस रायती लैंड में। क्या क्या कर रहे थे, बहुत सारे किसान ऐसे थे जो जिनके अंदर बहुत लोभ थे। मतलब वो लालच था उन लोगों को कि ठीक है, गरीब किसान है, पैसा मिल रहा है, ले लेते हैं, खेती बाड़ी करने से पहले दे रहा है, ले लेते हैं। और दूसरा है, बहुत सारे मजबूरी में भी पैसे लेते थे कि किसान लोग खेती बाड़ी करने के लिए। तो जब एक किसान एक बार एडवांस पैसा ले लेते थे नीलकर साहब के का पास से, मतलब जो इंडिगो लैंडलॉर्ड थे उन लोगों के पास से, जब पहले खेती बाड़ी करने से पहले अगर पैसे ले लेते थे, तब उस मान लो कि गले में फंदा पड़ गया, अर्थात मतलब एक बार वो पैसा ले लिए तो कभी भी वो छुटकारा नहीं मिलता था उस पैसे से। मतलब दादन से कभी भी छुटकारा उन लोगों को नहीं मिलता था। ऐसा भी रिपोर्ट्स है, बहुत सारे रिपोर्ट्स है कि हर साल इस तरीके का सूद जो बोलते हैं, वो एक तरीके से ऐसा पैसा बढ़ता था। वो जब किसान लोग कभी कोशिश करते थे कि दादन को जब खेती करने के खेती हो जाने के बाद जब पैसा देने जाते थे नीलकर साहब के सामने, तब बोलते थे कि तुमने जो पैसा लिया ये पैसा नहीं है, उसे डबल बता देते थे। तो गरीब किसान थे, पढ़ाई वढ़ाई कुछ जानते नहीं थे, तो इन लोगों को ये बहुत सारी दिक्कत होता था। और दूसरी बात ये है कि ऐसे भी बहुत सारे किसान ये है कि मान लो एक किसान दादन लिए थे, वो चुका भी दिए, लेकिन दूसरी बार वो दादन लेना नहीं चाह रहे। अब ऐसा नीलकर साहब लोग इतना अत्याचार करते थे कि जो लोग दादन लेना नहीं चाह रहे, मतलब जो किसान, उनको पकड़ के अपना नीलकुठी में लेके आते थे और उनके ऊपर अत्याचार करते थे। ऐसा रिपोर्ट्स है, घर बार भी जला देते थे और उनकी जो बीवी बच्चे थे उनके ऊपर भी अत्याचार करते थे। तो नील दर्पण जो नाटक है, वो उस नाटक में इस बात की बहुत अच्छी तरह से पुष्टि किया गया है, जो दीनबंधु मित्र का लिखा हुआ है। तो तुम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा था, वो दीनबंधु मित्रों का था। 1860 में वहाँ पर फरीदपुर के मैजिस्ट्रेट साहब का जो थे, मैजिस्ट्रेट साहब थे दो लातूर, इनका एक रिपोर्ट आया है कि बोल रहे हैं कि जो भी इंग्लैंड में नील का जो डब्बा भेजा जा रहा था, बक्सा में भेजा जाता था नील, तो ये किसान का जो रक्त है उसका रक्त का ड्रॉप है। तो ये उनका एक रिपोर्ट है। तो कोड अनकोड ये बातें हैं, मतलब किसान के ऊपर अत्याचार करके ये बॉक्स फिर इंग्लैंड में जाता था। तो ऐसे ये हुआ कि बहुत सारे ऐसा इस सिचुएशन में ऐसा देखा गया कि बहुत सारे जो रायती लैंड है वहाँ पर ये नीलकर साहब अपना लैंड को बढ़ाने लगा था, क्योंकि वो दादन ले चुके थे, पैसा मतलब चुका नहीं पाते थे। तो बहुत सारे तरीके अपनाते थे कि अपना नील का जो खेती बाड़ी करने का जो एरिया है वो बढ़ रहा था। तो ये गया पहला कॉज कि दादन जो भयंकर रूप धारण कर चुका था और इसको सह नहीं पा रहे थे किसान। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट मिल रहा था नीलकर साहब लोगों को। कैसे, ये दूसरा कॉज है। कैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट लॉ था उस वक्त,
बहुत सारे, ज़्यादातर ही नीलकर साहब लोगों के पक्ष में था। 1823 में ये एक रिपोर्ट आया है कि जो सिक्स्थ लॉ बनाया गया था, वहाँ पर ये रिपोर्ट में ये तय हुआ था, जो दादन है वो लॉ, दादन लेना एक आइन सिद्ध ये लॉ बना दिया गया था। मतलब कोई इलीगल काम नहीं है दादन देना। और 1830 में फिफ्थ लॉ जो बनाया गया था, उसमें और एक सिस्टम लाया गया कि जो किसान दादन लेना नहीं चाह रहे हैं वो लॉ के खिलाफ है, और उन लोगों के साथ उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको जेल भिजवा जाएगा। अगर आप किसान हैं, अगर आप दादन लेके अगर आप खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं, तो ये बात जो है इस लॉ में 1813 के जो फिफ्थ लॉ है वहां पर डाला गया था। आप समझ लो कि पूरी तरह से लॉ जो है वो नीलकर साहब के पक्ष में है। नील जो खेती बाड़ी करने वाले किसान हैं उनके पक्ष में कुछ नहीं था, ऐसा भी इस लॉ में बताया गया था। बहुत सारे किसान जो इस लॉ को अगर नहीं मान रहे थे, तो तब उनके ऊपर जो नीलकर साहब लोगों का जो अपना जो लेठेल था, प्यादा थे, बहुत सारे लोगों को भेज देते थे और उनको लाते थे नील कुटीर में और उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तीसरा जो कारण माना जाता है दस्तूरी सिस्टम। दस्तूरी सिस्टम्स का मतलब ये है कि मान लो कि खेती बाड़ी करने के बाद किसान कहाँ जाते थे, नीलकर साहब के घर में वो नील बेचने जाते थे। आप बेचने के दौरान जो लोग कर्मचारी होते थे वो लोग सामान मतलब वजन के दौरान भी घपलाबाजी करते थे। और दूसरी बात ये, कम पैसे में किसान लोग ये नील बिक्री करने के लिए मजबूर होते थे। और अगर मान लो कि किसान लोग थोड़ा भी समझ रहे हैं कि ये कम पैसे में ले रहे हैं या कम वजन कर रहे हैं, वजन में घपला कर रहे हैं, तो प्रतिवाद करने के लिए उन लोगों का कोई साहस भी नहीं होता था उस जमाने में। तो और एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता था। जो नीलकुटी साहब के घर में जो लोग काम करने वाले जो भी कर्मचारी थे, एक नील चासी जो थे, इन लोगों को पैसा देना पड़ता था, एक्स्ट्रा पैसा। तो बस वही दस्तूरी सिस्टम कहा जाता है कि एक्स्ट्रा जो चीज़ें देना पड़ रहा है, तो उसको दस्तूरी सिस्टम मान लो। कि दस्तूरी सिस्टम्स के चलते बहुत ही प्रेशर आने लगा था। ये एक तो नीलकर साहब लोगों का प्रेशर था, और ये वहाँ का जो काम करने वाला कर्मचारी थे उन लोगों का भी प्रेशर था। तो उस वक्त के गवर्नर थे ग्रंट साहब, तो उनका एक मानना था कि बहुत सारे किसान को उन्होंने उनका जो उनको न्याय दिला नहीं पाए थे वो लोग, और ऐसा ये लोग स्वीकार करते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग भी स्वीकार करते हैं कि बहुत सारे हमारे पास आवेदन आ रहे थे। तो आवेदन मतलब वो लोग अभी जो लोग बोलते हैं नालिश कर रहे थे, लेकिन उसके खिलाफ वो एक्शन लेंगे, वो उस लेवल में नीलकर साहब के खिलाफ एक्शन लेंगे, ये साहस उन लोगों में नहीं था, ये स्वीकार कर रहे हैं। लास्ट में हम बोलेंगे कि नील जो खेती बाड़ी करने वाले किसान का जो स्थिति वो सबसे खराब हो चुका था। लॉ मतलब विचार व्यवस्था, मतलब जो विचार व्यवस्था मतलब इसमें ये है कि मान लो कि कोई किसान नीलकर साहब के खिलाफ नालिश करने जा रहा है, तो कहाँ पर जाएगा? वो थाना में जाएगा या तो कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट का जो लॉ है किसके साथ है? वो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो जितने भी लॉ बना हुआ है वो तो नीलकर साहब के पक्ष में है। और दूसरी बात ये है, जो मफसल एरिया, जो गांव की जो एरिया है ना, वहां पर और पूरी तरह से ये जो नीलकर साहब थे वो लॉ के ऊपर था, तो कहाँ पर जाएंगे? और उन लोग के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था। और जो लोकल कोर्ट होता था, मतलब मफसल एरिया में जो भारतीय जो विचार व्यवस्था थे, वहाँ पर भारतीय कोई जज उन लोगों को मतलब बाहर के जो आए हुए नीलकर साहब है उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, ऐसा लॉ नहीं था। हम लोग जानते हैं कि 1878 के बाद 1882 में जब वो इल्बार्ट बिल हमारे देश में लागू किया गया था, इस बात के ऊपर ही तो हुआ था कि भारतीय जज नहीं बन पाएंगे, किसी भी विदेशी कोई भी मतलब इलीगल काम करते हुए पकड़ा गया उसका विचार नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिश कोई भी पदाधिकारी का विचार भारतीय जज नहीं कर सकते थे।
अब ये लोकल कोर्ट में ऐसा प्रॉब्लम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान लोग कहाँ जाएंगे, फिर कोलकाता जाना पड़ेगा। का गांव का किसान है कोलकाता के कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे, ये नामुमकिन था उन लोगों के सामने। बस इसीलिए ये लोग जाए तो कहाँ जाए, ये ऐसा हालत बन चुका था। और ये गवर्नर जो एक थे हॉलिडे साहब, ये इनका इनका इनके दौरान एक घटना घटे थे कि ये है कि लोकल जो कोर्ट था ना, वहाँ का जज भी कभी कभी नीलकर साहब लोगों को बना देते थे। अब बताओ, अगर जज ही नीलकर साहब बन गए तो किसके कहाँ पर जाएंगे हक मांगने, या अपना जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो कहाँ पर जाएंगे। तो जो ये इससे क्या हुआ कि जो रक्षक है वही भक्षक बन गया। तो इसके चलते तो इसलिए ये इस तरीके का अत्याचार हो रहा था किसान नील के जो खेतीबाड़ी करने वाले किसान थे उनके ऊपर। और घटना ये घटा 1859। कलोरवार डेप्यूटी मजिस्ट्रेट साहेब हेमचंद्र कौर, इन्होंने एक निर्देश दिए थे कि पुलिस को ये बताया था कि पुलिस को निर्देश दिया गया था इनके द्वारा कि किसान के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर डाल नहीं सकते। किसान अपनी मर्जी से वो किसी भी फसल को वो खेती कर सकते, किसी भी फसल का खेतीबाड़ी कर सकते हैं। बस ये बात जो है, इतने सालों से अत्याचार चल रहा है, और ये बात डेप्यूटी मजिस्ट्रेट साहब की बात जब फैल गया तो वो जो लोग किसान लोग थे जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा था वो इन्फ्लुएंस्ड हो गए और शुरू कर दिया विद्रोह। जो नदिया डिस्ट्रिक्ट में है गोविंदपुर गांव, वहाँ पर ये विद्रोह पहली बार देखा गया था। हम लोग जानते हैं, 2 लीडर्स का नाम हम लोगों को पता है। चौगाछा गांव का दिगंबर विश्वास, विष्णुचरण विश्वास, और उधर बांसबेरिया में बैद्यनाथ सरदार, विश्वनाथ सरदार, ये बहुत सारे लीडर्स ऐसे ऐसे आए थे। हंसखाली गोविंदपुर, ये पूरा एरिया में ये विद्रोह फैल चुका था। करीब करीब 50 लाख किसान इस विद्रोह में पार्टिसिपेट किए थे। और हम लोग जानते हैं कि पहले पहले शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग कर रहे थे, लेकिन इसका जो इन लोगों का जो मेन टारगेट था वो नीलकर साहब लोगों का जो घर था एरिया वहाँ पर। तो उन लोगों को पहले पहले शांति जो तरीके से आंदोलन चल रहा था, लेकिन बाद में वो आंदोलन बहुत आक्रामक रूप ले लिए थे। और गवर्नमेंट, हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह भी दमन किया गया था पुलिस के साथ। मतलब गवर्नमेंट ने पुलिस के द्वारा ये आंदोलन को रोका था। तो इस आंदोलन के बारे में उस जमाने में बहुत सारे बड़े बड़े पत्रिका थे, जैसे समाचार दर्पण हुआ, संवाद प्रभाकर, सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, इन सब पत्रिकाओं में बहुत सारे खबर आ रहे थे इसके बारे में, क्योंकि इस तरीके से अत्याचार हो रहा है। और उस ज़माने में ऐसा भी कहा गया कि जो नीलकर साहब को छोड़कर जो और लैंडलॉर्ड्स थे हमारे ईस्टर्न एरिया में, जो ईस्टर्न बंगाल के स्पेशली बंगाल बिहार इस जोन में, तो वो लोग भी किसान लोगों को सपोर्ट कर रहे थे इस आंदोलन में। ऐसा भी कुछ जगह में ऐसा रेफरेंस हम लोगों को मिला है कि कुछ जो अंग्रेज के कुछ ऑफिसर्स भी ये किसान लोगों को हेल्प किए थे उस वक्त। जैसे जेम्स लॉन्ग साहब का मतलब इंग्लैंड से आए हुए लोग भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे, विद्रोह को। जैसे जेम्स लॉन्ग साहब का बातें कहा जाता है कि जो दीनबंधु मित्रों का जो नील दर्पण नाटक है उसको उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किए थे, और इसीलिए उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया था। तो यही था कारण, और आशा करते हैं तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तुम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ो, जरूर बहुत सारे कुछ और भी नॉलेज तुम लोग को टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। वीडियो फिर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।